हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम आयोनिक इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। स्टार्ट। आयोनिक इक्विलिब्रियम, इससे पहले हमने केमिकल इक्विलिब्रियम क्या था, और केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने देखा कि जब भी रिएक्शंस चल रही थी, रिवर्सिबल रिएक्शन, उसमें रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड कहीं भी आयन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जब किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में कहीं भी एक साइड आयन का इन्वॉल्वमेंट आ जाए और फिर उस आयन का इन्वॉल्वमेंट नॉन आयनिक अनडिसोशिएटेड पोर्शन के साथ इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव कर ले, ऐसे इक्विलिब्रियम पॉइंट को आयोनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये तभी अचीव होता है जब किसी सब्सटेंस को हम किसी पोलर सॉल्वेंट या वाटर में डालें और वो डिसोशिएट हो, और डिसोशिएट होने के बाद उसके कुछ आयंस कंबाइन हो, रिएक्ट करें और बैक रिएक्शन देके अनडिसोशिएटेड पोर्शन बना लें। और ऐसे सॉल्यूशंस में अनडिसोशिएटेड पोर्शन, अनडिसोशिएटेड सब्सटेंस एज वेल एज आयंस दोनों के दोनों प्रेजेंट रहते हैं। और इनमें जब इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव होता है, ऐसे इक्विलिब्रियम को आयोनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो व्हेन इक्विलिब्रियम अचीव्ड बिटवीन नॉन आयोनिक एंड आयोनिक पार्ट in the H2O or in polar solvent, this type of equilibrium is known as ionic equilibrium. आयोनिक इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी यदि आपको क्लियर नहीं है तो आप इस टॉपिक को ढंग से समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी पोलर सॉल्वेंट में या वाटर में डिसोशिएट हो जाते हैं अपने आयनिक पार्ट में। दीज आर दोज विच डिसोशिएट इनटू आयन इन वाटर और इन पोलर सॉल्वेंट। अब इलेक्ट्रोलाइट के दो टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि जब उनको एक्वस मीडियम में डालें, वाटर के अंदर डालें या फिर पोलर सॉल्वेंट में डालें और कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए सॉल्यूशन में, कंप्लीटली डिसोशिएट हो अपने आयनिक पार्ट में, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को क्या कहते हैं हम? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है। यदि परसेंटेज में हम निकालें और यदि हम नंबर में निकालें तो इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन द अदर हैंड जो पार्शियली डिसोशिएट हो सॉल्यूशन के अंदर, कंप्लीट डिसोसिएशन ना उनका, पार्शियल डिसोशिएट हुए और कुछ पोर्शन डिसोशिएट होके जो डिसोशिएट पार्ट है वो बैक अनडिसोशिएट पार्ट बना दे। तो ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट क्या कहलाते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 100% होता है, मींस लेस देन 1 होता है। इट मींस स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिटरमाइन करने का क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ, फिर से याद रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, स्ट्रेस डाल रहा हूं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पता लगाने वेदर इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो हमें उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हेल्प से वी कैन डिटरमाइन वेदर इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अदरवाइज और कोई क्राइटेरिया नहीं है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट को पता लगाने के लिए। हाँ, कुछ हमने तरीके निकाल रखे हैं, वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे मोस्ट रिलायबल तरीका है जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पता लगा सकते हैं स्ट्रॉन्ग या वीक, दैट वुड बी ओनली एंड ओनली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यदि किसी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है या परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है तो स्ट्रॉन्ग है। यदि परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन 100 से कम है या फिर 1 से कम है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में चला जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट हमेशा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन से बने होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जिनमें पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट होगा, ये अनडिसोसिएटेड पार्ट है। जैसे इसको वाटर के अंदर डाला या एक्वस मीडियम में डाला, इट वुड गेट डिसोसिएटेड टू इट्स आयनिक पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। सिमिलरली यहाँ पे ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का बना होगा, लेकिन जैसे इसे एक्वस मीडियम में डाला पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बना, बस जैसे बना इसने बैक दे दिया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विल नॉट प्रेजेंट
इन द कंबाइंड फॉर्म इन द सॉल्यूशन। इट मींस जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होगा तो उसके सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ आयन ही मिलेंगे, ये वाला पोर्शन नहीं मिलेगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में जैसे ही डिसोशिएट हो तो ये तो मिलेंगे मिलेंगे, इसके साथ ये भी प्रेजेंट होगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट विल आल्सो प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म along with its constituent ion in the solution। लेकिन मैंने अभी आपको एक नोट बताया कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ओनली अल्फा, ओनली एंड ओनली अल्फा। कई बार ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिख दिया, इलेक्ट्रोलाइट को लिख दिया और इसके साथ ये रिवर्सिबिलिटी का साइन लगा दिया, और इस रिवर्सिबिलिटी के साइन से इसका जिनके अंदर रिवर्सिबिलिटी का साइन होगा वो वीक होंगे, और जिनके अंदर ये एरो का निशान होगा स्ट्रॉन्ग होंगे। नो, ये मिसकंसेप्शन है। इस मिसकंसेप्शन को आप अपने माइंड से निकाल दो कि किसी इलेक्ट्रोलाइट को यदि सॉल्यूशन में डालें और ये आपको रिवर्सिबिलिटी का साइन दे रखा है किसी इलेक्ट्रोलाइट के साथ तो वीक हो गया, और किसी इलेक्ट्रोलाइट के साथ ये एरो दे रखे तो स्ट्रॉन्ग हो गया। नो, मैं आपको अभी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट भी दिखाने वाला हूँ कि जिनके साथ रिवर्सिबिलिटी का साइन होगा लेकिन स्ट्रॉन्ग होंगे। तो अभी डिस्कस करते हैं उस चीज को। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, व्हाट आर वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पता लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब मैंने आपके साथ मिसकंसेप्शन की बात की। इफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल हेडेड एरो, दैट इज ये, then it is a strong electrolyte, and if represented by a double headed arrow, that is ये reversibility का sign, then it is a weak electrolyte। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। then it is not always true, ये ध्यान रखना, ये कभी भी ट्रू नहीं होता, ये हमेशा कॉन्सेप्ट ट्रू नहीं है। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट only be decided on the basis of degree of dissociation only। take an example, NaCl aqueous solution में डाला, completely dissociated हो गया, Na plus ion and Cl minus ion aqueous, strong है। this is a strong electrolyte Fe। CH3COH उसका aqueous solution बनाया and it would get dissociated into CH3CO minus ion aqueous and H plus ion aqueous। जैसे ही डिसोसिएशन हुई इनमें से कुछ आयन एसोसिएट हुए और बैक रिएक्शन दे दी। so it means in the aqueous solution along with these ions this undissociated portion also present, and there would be a equilibrium maintained between this dissociated and undissociated part of the electrolyte, hence this is a weak electrolyte। but take an example of AgCl। AgCl when taken in the solution it would get dissociated into Ag plus ion aqueous and Cl minus ion aqueous, but there is a reversibility sign, but this is a strong electrolyte। so what does it mean? आप देखो aqueous, हमने जब यहाँ पे weak electrolyte लिखा, इसे weak electrolyte बोलते हैं, मैंने उसका जो मीडियम है वो सेम रखा, लेकिन AgCl यहाँ सॉलिड है। मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ कि AgCl कई बार NaCl के साथ भी ऐसी कंडीशन हो सकती है। मैं आपको यहाँ पे NaCl का भी एग्जांपल लिखता हूँ। सपोज आपने NaCl वाटर के अंदर डाला, हम पहले एक एजम्पशन करते हैं, सपोज ये वाटर है, इसके अंदर आपने 1 स्पून डाला, डिसोसिएशन हो गई, 2 स्पून डाला, डिसोसिएशन हो गया, 3 स्पून डाला, डिसोसिएशन हो गया, चौथे स्पून पे डिसोसिएशन बन हो गया। यहाँ पे चीन आपको नमक नजर आने लग गया। अब इसका ना नमक नजर आ रहा है तो ये NaCl सॉलिड पड़ा हुआ है सॉल्यूशन में, एंड Na प्लस आयन एक्वस से पड़ा हुआ है सॉल्यूशन में, और Cl माइनस आयन एक्वस से पड़ा हुआ है। इट मींस सम ऑफ द NaCl प्रेजेंट इन द solution in the solid state which is not dissolved। so this reversibility sign shows that out of the solid solution some of the Na plus ion Cl minus ion goes into the solution, and some of the Na plus and Cl minus ion come into the NaCl। so this is not the ionic equilibrium, ये ionic equilibrium का केस नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा NaCl पड़ा हुआ है। दिस इज एक्स्ट्रा NaCl विच इज नॉट डिसॉल्व्ड, विच इज नॉट डिसॉल्व्ड। जब कोई NaCl नॉट ये डिसॉल्व नहीं होता और पड़ा हुआ है तो इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम है, फिजिकल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। दिस इज कंडीशन ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम कि इसकी स्टेट चेंज हो रही है।
कि इसमें से Na+Cl- जो एक्वा साइन में है, वो कुछ इसमें से निकल के आ रहे हैं और Na सॉलिड में चेंज हो रहे हैं और इसमें सॉलिड स्टेट में कुछ Na+ एंड Cl- वापस जा रहे हैं। लेकिन जो मैंने यहाँ पे एक केस लिखा है वो NaCl कंप्लीटली सॉल्युबल है, और जब कंप्लीटली हमने उतना ही चीनी नमक डाला है जितना कि पूरा डिसॉल्व हो जाए। जब पूरा डिसॉल्व हो गया उसके बाद इट विल गेट डिसोशिएट इनटू द Na+Cl-, लेकिन इनमें से Na+Cl- बैक नहीं देंगे NaCl। हमें सॉल्यूशन के अंदर Na+Cl- सॉलिड स्टेट में नहीं मिलेंगे। तो ये दिस द केस ऑफ AgCl व्हेन AgCl एक्चुअली लेस सॉल्युबल सॉल्ट है वाटर में। तो व्हेन वी पुट दिस AgCl इन द वाटर, some of the AgCl get dissolved and that would be dissociated into their Ag+ and Cl, but some of the AgCl doesn't get dissolved। जो AgCl डिसॉल्व नहीं होता वो सॉलिड स्टेट में एज इट इज रहता है, और फिर उस सॉलिड स्टेट का और इस एक्वस मीडियम के साथ जो आयंस हैं इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। तो दिस इक्विलिब्रियम इज नॉट द आयोनिक इक्विलिब्रियम, इट इज अ फिजिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। इट मींस it is a condition of strong electrolyte in which AgCl जितना भी डिसॉल्व हुआ वो कंप्लीटली डिसोशिएट है Ag+ एंड Cl- में। जो AgCl कंप्लीटली जो AgCl डिसॉल्व हो गया है वही कंप्लीटली डिसोशिएट हुआ है, जो डिसॉल्व नहीं हुआ वो पड़ा हुआ है बस, दैट्स इट। तो होप यू आर अंडरस्टैंड। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है लेस सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट। AgCl विल प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट ओनली इन द सॉलिड स्टेट में पड़ा हुआ है, बट इन एक्वस सॉल्यूशन इट इज एग्जिस्ट इन द आयोनिक फॉर्म। तो AgCl इन वाटर नॉट एग्जिस्टेड इन द कंबाइंड स्टेट। जब वाटर के अंदर डालते हैं तो कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलेगा, यानी आयन Ag+ और Cl- ये दोनों कंबाइंड होकर वाटर में एक्वस मीडियम बन जाएंगे। क्या हम कहें कि ये दोनों कंबाइंड होकर AgCl एक्वस बनाएंगे? नो, ये बैक नहीं मारेगी। जो AgCl पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा है वो अनडिसॉल्व्ड AgCl पड़ा हुआ है, so it is not considered as a weak electrolyte। AgCl is not a तो आपको पहचान क्या, ये रिएक्शन ऐसे दे रखी हो, मीडियम सेम है और रिवर्सिबिलिटी का साइन आ रहा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा 100%। लेकिन मीडियम डिफरेंस है, स्टेट डिफरेंट है, मीडियम कह रहा हूं स्टेट डिफरेंस है, यहाँ सॉलिड और यहाँ एक्वस है और रिवर्सिबिलिटी का साइन लगा, तो ये याद रखना कि इट इज द केस ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम नॉट अ केमिकल और आयोनिक इक्विलिब्रियम। एंड जो इलेक्ट्रोलाइट है इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। मैंने आपको अच्छी तरह समझाया ये टॉपिक। तो मेरे को लगता है कि मैंने आपको पढ़ाया है, और आप ये लोग यदि ढंग से करोगे, इस चीज़ को रिवाइज करोगे, तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। क्योंकि ये मिसकंसेप्शंस हैं, ये बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और इतने इजी कॉन्सेप्ट होते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं एजर्शंस रीजंस में, एम्स वगैरह के एग्जाम में, और बच्चे इनको गड़बड़ करके आ जाते हैं और फिर उसमें प्रॉब्लम रहती है कि ये गलत कैसे हो गया कॉन्सेप्ट। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी प्रेजेंट इन द कंबाइंड एंड डिसोसिएट फॉर्म इन द सेम स्टेट और सेम मीडियम और इन द सॉल्यूशन। यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इलेक्ट्रोलाइट जो होगा कंबाइंड स्टेट में और एज वेल एज डिसोसिएटेड स्टेट में होगा, तो सेम स्टेट में होना चाहिए, सेम मीडियम में होना चाहिए या सॉल्यूशन में होना चाहिए। इज इट क्लियर? लेकिन मेरे को थ्योरेटिकली जानना है कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को अफेक्ट करते हैं अदर देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हाउ डू वी डिटरमाइन वेदर द गिवन इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग और वीक, और फैक्टर अफेक्टेड डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो एनी इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं दैट इज कंसिडर्ड सॉल्यूट डिसॉल्व इन वाटर जो कि पोलर सॉलिड है, बिकॉज ऑफ द आइदर ऑफ फॉलोइंग टू फैक्टर। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट किसी वाटर के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है तो दो ही रीजन हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज डिसॉल्व होती है, जैसे आज मैं आपके साथ क्लास ले रहा हूं, ठीक है, आपका आप मेरे साथ डिसॉल्व हो जाओगे, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते डिसॉल्व होने का मतलब मेरे साथ बॉन्ड बना लोगे। तो उसका रीजन क्या हो सकता है कि मैं या तो अच्छा पढ़ा रहा हूं और आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो बॉन्ड बन जाएगा, या आपको इस टॉपिक को पढ़ना था और मेरा पढ़ाया हुआ भी समझ में आ रहा है तो बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन हम दोनों में से किसी भी एक में कमी रह गई कि मैं ढंग से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, आप पढ़ना चाहते हो तब बॉन्ड नहीं बनेगा, या मैं ढंग से पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इट मीन फॉर द डिसोल्यूशन, यानी यदि आपको और मुझे डिसॉल्व होना है तो हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग बननी जरूरी है। वो बॉन्ड नहीं बनेगा तो हम लोग डिसॉल्व नहीं होंगे। सिमिलरली किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को किसी सॉल्वेंट में यदि डिसॉल्व होना है, पोलर सॉल्वेंट में, तो इट मस्ट
फॉर्म सम काइंड ऑफ बॉन्डिंग। और दो ही टाइप की बॉन्डिंग बन सकती है यदि कोई चीज वाटर में डिजोल्व हो रही है, या तो आयन डायपोल इंटरेक्शन होगा यदि डिजोल्व हो रही है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यही दोनों फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके का है। यदि इलेक्ट्रोलाइट, इफ इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म आयन डायपोल इंटरेक्शन, यदि इलेक्ट्रोलाइट आयन डायपोल इंटरेक्शन बना लेता है विद वाटर अपॉन डिसोसिएशन, देन इलेक्ट्रोलाइट 100% स्ट्रॉन्ग लगता है। ये ध्यान रखना है, आयन डायपोल इंटरेक्शन यदि बना लेता है तो 100% वो क्या है, 101% वो स्ट्रॉन्ग लगता है, NaCl, AgCl। और यदि इफ इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर अपॉन dissolution, then that electrolyte may be strong or may be weak। और यदि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो वीक भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि आयन डायपोल इंटरेक्शन बना रहा है तो 200% वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में नहीं होगा। जैसे H2, एक मैं आपको इसको समझाने का तरीका बता रहा हूँ। आयन डायपोल इंटरेक्शन, सपोज Na+ को हमने डिसॉल्व किया, NaCl वाटर में डिसॉल्व हुआ एंड Na+ एंड Cl- आयन बनाए। तो वाटर के साथ कैसे बॉन्ड बना रहे हैं? वाटर इज अ पोलर इन नेचर, वाटर पोलर नेचर का है। वाटर का ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिव। अब इस नेगेटिव चार्ज Na+ के चारों तरफ, इस Na+ के चारों तरफ ये वाटर के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे। इसके चारों तरफ ये वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए और इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, ये जो इंटरेक्शन बनी, ये इंटरेक्शन बनी, ये इंटरेक्शन बनी, ये इंटरेक्शन बनी, ये कह रहा है आयन डायपोल इंटरेक्शन। ये आयन है और डायपोल, वाटर जब पोलर इन नेचर, आयन डायपोल इंटरेक्शन। ऐसे Cl- के साथ कैसा होगा? हाइड्रोजन की तरफ से आएगा क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से आ गया, ऐसे चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे, चारों तरफ। इज इट क्लियर? तो ये आयन डायपोल इंटरेक्शन, इसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो इसका मतलब ये पोलर नेचर का कंपाउंड है और ये आयन है। तो आयन डायपोल इंटरेक्शन, एक आयन का किसी पोलर मॉलिक्यूल के साथ जब सॉल्यूशन में इंटरेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड आयन डायपोल इंटरेक्शन। So whenever strong electrolyte are there, they always form ion dipole interaction. Na+ and Cl- when get dissolved, AgCl when get dissolved, or any other, if that is a strong electrolyte, ions that will produce will form ion dipole interaction with water. और इस आयन डायपोल इंटरेक्शन के कारण Na+ एंड Cl- एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आएंगे और बैक रिएक्शन नहीं हो पाएगी। Ag+ एंड Cl- आयन एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आएंगे और रिएक्शन नहीं हो पाएगी बैक। बट if any electrolyte form hydrogen bond, they may be strong electrolyte or weak electrolyte upon dissolution. जैसे H2SO4 upon dissociation form hydrogen bonding with water, so H2SO4 is a strong electrolyte. H2SO4 complete dissociation होता है, बट डिसोसिएशन होने के बाद वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। सिमिलरली CH3COH डिसोसिएट हुए बिना ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा वाटर के साथ, तो इट इज अगेन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग और वीक, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। सी दिस बॉन्डिंग, हाँ जी। H2SO4 अपॉन डिसोसिएशन 2H+ है, SO4 2- आयन आर फॉर्म। तो SO4 2- आयन ये रहा, दिस इज SO4 2- आयन which has this structure। इसका O- आयन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है।
इसका O माइनस आयन इधर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसका O माइनस आयन ओ इस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसका O वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, और ऐसी H प्लस आयन प्रोड्यूस वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इट मीन्स जो आयन प्रोड्यूस हो रहा है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है, ना कि आयन डायपोल इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है मैंने आपको पढ़ा रखा है केमिकल बॉन्डिंग में। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? द बॉन्डिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स in which oxygen of one molecule bonded with the hydrogen of another molecule. Oxygen of one molecule bonded with the hydrogen of another molecule. जो ऑक्सीजन नहीं होगा तो फ्लोरीन ऑफ वन मॉलिक्यूल बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, फ्लोरीन नहीं होगा तो नाइट्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, इट मींस, लेकिन ये कंप्लीट डिसोसिएशन तो, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इन केस ऑफ CH3COH, CH3COH अनडिसोसिएटेड पोर्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये अनडिसोसिएटेड पोर्शन CH3COOH, इसका ऑक्सीजन इधर वाटर के साथ हाइड्रोजन बना देता है, इसका हाइड्रोजन ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट तो होता है, लेकिन डिसोसिएट होने के बाद ये अनडिसोसिएटेड पोर्शन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इसका, तो ये भी डिसॉल्व स्टेट में रहता है वाटर के अंदर, अलोंग विद जो CH3CO माइनस आयन बने वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है वाटर के साथ माइनस। वही वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इसका H प्लस आयन अगेन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। So hope you all understand. It means whenever CH3COH get dissociated, it would create CH3CO minus ion and H plus ion. All these substances, CH3CO minus ion, H plus ion, and itself CH3COH, all these three form hydrogen bond with water. It means ये भी मिलेंगे हमें aqueous solution में, यही मिलेंगे, but AgCl के साथ ऐसा नहीं है। AgCl when dissolved in water, Cl minus ion and Ag plus ion form ion dipole interaction, but AgCl will not. AgCl ऐसे पड़ा रहेगा उसके अंदर सॉल्यूशन में, जब बॉन्ड ही नहीं बना रहा तो डिसॉल्व स्टेट में नहीं है। जब डिसॉल्व स्टेट में नहीं है तो हाउ इट विल बी अ ionic equilibrium? It will never termed as ionic equilibrium. AgCl solid state में साइन ऑफ रिवर्सिटी Ag प्लस आयन एक्वस, Cl माइनस आयन एक्वस, तो ये आयोनिक इक्विलिब्रियम की कैटेगरी नहीं है, क्योंकि AgCl तो डिसॉल्व ही नहीं हुआ उसमें, जो कुछ अनडिसॉल्व पोर्शन पड़ा हुआ है, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम का साइन है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो अब मैं एक नोट आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत बहुत काम का नोट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, बहुत रीजन में पूछा गया एम्स के अंदर, ये एम्स एग्जामिनेशन बड़ा आया हुआ है। ऑल वीक इलेक्ट्रोलाइट डेफिनेटली फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ये ध्यान रखना है परमानेंट। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं है कि जरूरी नहीं है कि हर हाइड्रोजन बॉन्डेड वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। यदि वाटर के साथ हर कोई हाइड्रोजन बना रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हाइड्रोजन बना, लेकिन ये कंफर्म है कि जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड जरूर बनाएगा, ये ट्रू है। दूसरा, एनी इलेक्ट्रोलाइट विद हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर इज 100% स्ट्रॉन्ग एंड वाइस वर्सा। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है वाटर के साथ, सॉरी ये गलत लिख दिया, एनी इलेक्ट्रोलाइट विच नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, विच नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, यदि कोई इलेक्ट्रोलाइट हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा और डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो 100% स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, 100% स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वाइस वर्सा भी इसका ट्रू है, यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है तो पक्का है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब टाइप्स ऑफ आयन, इनको करने का हम मैं टाइप्स ऑफ आयन भी बता रहा हूं क्योंकि आपको आगे बड़ी हेल्प मिलेगी इन टाइप्स ऑफ आयन से। आयन दो टाइप के होते हैं, एक एक्टिव आयन होते हैं और एक पैसिव आयन होते हैं। एक्टिव पैसिव जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो वैसे ही। यदि एक्टिव आयन उन आयन को कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कैटायनियन आयन। एक्टिव आयन यदि वाटर के अंदर भेजे गए और वाटर के साथ वाटर में से वो या तो H प्लस आयन निकाल दें या वाटर में से OH माइनस आयन, जैसे पॉजिटिव आयन गया उसने वाटर के अंदर से OH माइनस आयन को अपनी तरफ खींचा और H प्लस आयन बाहर कर दिया,
नेगेटिव आयन गया तो वाटर के अंदर से H प्लस आयन अपनी तरफ खींच लिया, बॉन्ड बना लिया और OH माइनस आयन बाहर निकाल दिया। तो एक्टिव आयन वो होते हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, वाटर विल गेट डिसोसिएटेड इनटू H प्लस एंड OH माइनस आयन। इट मींस हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, वाटर टूट रहा है, OH माइनस और H प्लस आयन। तो एक्टिव आयन वो होते हैं जो वाटर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, वाटर को डिसोशिएट करवाते हैं। तो कैटायन जब भी डाला गया और वाटर के अंदर डिसॉल्व हुआ तो उसमें OH के साथ जुड़ गया, क्योंकि वाटर के अंदर OH का माइनस का H प्लस आयन निकले। तो ऐसे कैटायंस को हम एसिडिक कैटायन कहते हैं, क्योंकि H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन। एनायन जब वाटर के साथ जुड़ेंगे और इसने H प्लस आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया तो OH माइनस आयन सॉल्यूशन मिलेंगे। इसका मतलब एनायंस आर बेसिक इन नेचर। इज इट क्लियर? तो जितने भी आयंस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के होते हैं वो एक्टिव आयन होते हैं। NH4 प्लस आयन, बेंजीन कवर, ये एनिलीनियम आयन है, बेंजोइट आयन, एसीटेट आयन, ऑल दीज आयन आर व्हाट? एक्टिव आयन। ये एसिडिक आयन है, व्हाई? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो वाटर के अंदर से H प्लस आयन को OH माइनस आयन को अपनी तरफ लेंगे, H प्लस आयन क्रिएट करेंगे। ये बेसिक आयन है, ये वाटर के अंदर जाएंगे, H प्लस आयन को अपनी तरफ लेंगे, OH आयन बढ़ाएंगे। तो आयंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज कैरिड आउट हाइड्रोलिसिस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा, जब एक्टिव आयन डालेंगे तो वाटर डिसोसिएशन होगी, हाइड्रोलिसिस होगी। तो एक्टिव आयंस वीक इलेक्ट्रोलाइट के होते हैं, ये ध्यान रखना, परमानेंट अपने माइंड में डालो। वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो भी आयन होंगे वो हमेशा एक्टिव आयन होंगे। पैसिव आयन, ऐसे कैटायन या एनायन जब वाटर के अंदर डाले जाए कभी भी कोई रिएक्शन ना दे, नो रिएक्शन। जैसे यहाँ तो रिएक्शन हो गई, जब कैटायन या एनायन वाटर के अंदर डालें और कोई रिएक्शन ना हो तो ऐसे आयंस को हम पैसिव आयन कहते हैं। ओनली दीज आयन सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म आयन डायपोल इंटरेक्शन। ऐसे आयन सिर्फ वाटर के चारों तरफ सराउंड कर लेते हैं, वाटर को चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं। जैसा ही मैंने आपको बताया कि Na प्लस एंड Cl माइनस आयन ने वाटर को चारों तरफ से सराउंड कर लिया है, आयन डायपोल इंटरेक्शन हो गया। तो ऐसे आयन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे, सिर्फ वाटर के चारों तरफ सराउंडेड हो गए। सच आयन आर कॉल्ड, सच फिनोमिना इज कॉल्ड हाइड्रेशन। इसको हाइड्रेशन कहते हैं, हाइड्रेशन। जब वाटर चारों तरफ आयन से सराउंड होता है उसे हाइड्रेशन, यदि वाटर का डिसोसिएशन है तो हाइड्रोलिसिस। तो पैसिव आयंस आर न्यूट्रल इन नेचर, क्योंकि जब H प्लस आयन OH माइनस आयन निकल नहीं रहा तो पैसिव आयन सारे के सारे न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब कैटायंस और एनायंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर पैसिव, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था Na प्लस आयन Cl माइनस आयन सारे के सारे क्या करते हैं? हाइड्रेशन करते हैं, वाटर को अपनी चारों तरफ जो बस एसोसिएट कर लेते हैं। तो Na प्लस, K प्लस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ऑल दीज आर व्हाट? पैसिव आयन। तो आपको एक्टिव आयन और पैसिव आयन का मीनिंग समझ में आया होगा क्या होते हैं। आप वीडियो को बार बार देखना, इन नोट्स को अपने हैंड से बनाना स्टार्ट करना, आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, अपने आप ही चीजें क्लियर होंगी। अब इसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं। एसिड बेस थ्योरी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, क्योंकि एसिड बेस थ्योरी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ये बेसिक फंडा है, क्योंकि इसमें बार बार वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, यही चीजें चलने वाली हैं। तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो हम इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में, वो तीन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, एक ब्रॉन्स्टिल-लॉरी कॉन्सेप्ट है और एक लुईस कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, एसिड वो होते हैं विच डोनेट H प्लस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन दे दें डिसॉल्व करने पे, उन्हें क्या कहते हैं? एसिड। और जो प्रोड्यूस करें OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, उन्हें बेसिस कहते हैं। जैसे HCl को एक्वस सॉल्यूशन में डाला, H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन प्रोड्यूस कर दिया, तो ये एसिड, दिस इज एसिड। NaOH को एक्वस सॉल्यूशन है, Na प्लस और OH माइनस आयन डाला, प्रोड्यूस क्या? दिस इज बेस। तो होप यू आर अंडरस्टैंड। ये तो सारे 10th में चीजें पढ़ रखे हैं। ब्रॉन्स्टिल-लॉरी कॉन्सेप्ट, तो ब्रॉन्स्टिल-लॉरी कॉन्सेप्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एसिड की डेफिनेशन तो सेम है, जो डोनेट करें H प्लस आयन, बिल्कुल सेम। अर्हेनियस एसिड एंड ब्रॉन्स्टिल-लॉरी एसिड वन एंड द सेम, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम, बट बेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिफरेंट होता है। अर्हेनियस कहता है जो OH माइनस आयन देते हैं वो बेसिस होते हैं, जहां पे ब्रॉन्स्टिल-लॉरी कहता है बेस वो चीजें होती हैं जो OH माइनस आयन की जगह H प्लस आयन एक्सेप्ट करें, which accept H plus ion, which are capable
ऑफ एक्सेप्टिंग H प्लस आयन, उन्हें क्या कहते हैं, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेसिस। यहाँ मैंने गलत लिख रखा था, OH माइनस आयन। तो देखो, फॉर एग्जांपल मैंने एक रिएक्शन ली NH3H2O, साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी डाल दिया, NH4 प्लस आयन बना एंड OH माइनस आयन। NH3 ने NH4 प्लस आयन बनाया, तो इसका एक H प्लस आयन लिया, जिसने लिया वो बेस। H2 ने OH माइनस आयन बनाया, इसमें H2 में से एक H प्लस आयन निकला, इसका मतलब H2 क्या है, एसिड। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंस्ट्रक्ट, वाटर इज एसिड। आप इन अदर वे राउंड एक एग्जांपल और लिखता हूं, जिसमें कि वाटर बेस की तरह बिहेव करता है, HCl प्लस H2O। तो यहाँ Cl माइनस आयन बना प्लस H3O प्लस आयन बना। इन दिस केस HCl रिलीज H प्लस आयन, HCl ने H प्लस आयन रिलीज किया, इसका मतलब इट बिहेव लाइक एन एसिड, इट इज एन एसिड। और H2O ने जो इसने H प्लस आयन दिया, वो H प्लस आयन गेन किया, तो H3O प्लस आयन बनाया, इट इज बेस। जो ले रहा है वो बेस। So in both the reactions, you have seen that in this reaction water acts as an acid, in this reaction water acts as a base. So water is amphoteric in nature according to Bronsted-Lowry concept. Water base की तरह बिहेव कर सकता है और एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। This is only according to the Bronsted-Lowry concept. तो हर एक डेफिनेशन, हर एक थ्योरी अपने आप में डिफरेंट है। ये थ्योरी अपने आप में डिफरेंट है, ये थ्योरी अपने आप में डिफरेंट है। तो किसी भी एसिड या बेस की डेफिनेशन हम किसी कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट से नहीं दे सकते, ठीक है। कुछ कोई कॉन्सेप्ट किसी, कोई थ्योरी किसी एसिड बेस को इंक्लूड करती है, कोई थ्योरी किसी दूसरे एसिड बेस को इंक्लूड करती है। हमेशा ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ऑलवेज डिफर बाय 1 H प्लस आयन। ये देखो, ये एसिड है, तो जो इसका पेयर बनेगा, ये जो यहाँ पे एसिड होता है उसका जो पेयर होता है उसे कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। दिस इज कॉन्जुगेट बेस। जहां एसिड वो कॉन्जुगेट बेस, जो यहाँ बेस ये इसका कॉन्जुगेट एसिड। बेस का हमेशा कॉन्जुगेट पेयर एसिड होता है और एसिड का कॉन्जुगेट पेयर बेस होता है। तो ये हमेशा जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होते हैं, ये कॉन्जुगेट पेयर है, इनमें हमेशा एक H प्लस आयन का डिफरेंस होता है। देखो, एक H का डिफरेंस, एक H का डिफरेंस, डिफरेंस एक H का होगा, एक से ज्यादा का नहीं होगा। जैसे HNA, ये कोई हमने सब्सटेंस ले लिया, यदि हमने कहा कि इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, इसका इट बिहेव लाइक एन एसिड, क्योंकि एसिड का ही कॉन्जुगेट बेस बनता है, तो ये बिहेव लाइक एन एसिड, तो ये H प्लस आयन छोड़ेगा, तो H प्लस आयन छोड़ा तो HN-1A और माइनस आयन, इसमें से एक H प्लस आयन निकला हुआ है। होप यू आर अंडरस्टैंड। जो भी H प्लस आयन अपने अंदर से निकालेगा उसको चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कोई सब्सटेंस है, अब हमें इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है, इसका कॉन्जुगेट, इसका ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, जो एसिड की तरह बिहेव करेगा वो अपना H प्लस आयन निकालेगा। यदि यही सब्सटेंस कॉन्जुगेट इसका एसिड बनाना है, तो इसका लिए बेस की तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, एक H लेगा तो N+1 हो जाएगा, और जब भी लेगा तो प्लस चार्ज आएगा। तो H निकालेगा तो माइनस चार्ज, H ऐड करेगा तो प्लस चार्ज, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो एग्जाम में बड़े क्वेश्चंस आते हैं कॉन्जुगेट बनाने के लिए। एक चीज और यहां रखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ी यूज होगी जीओसी में, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, वीकर द कॉन्जुगेट बेस। फिर से बोल रहा हूं, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, बेटर और स्ट्रॉन्गर विल द कॉन्जुगेट एसिड एंड वाइस वर्सा। जितना स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस, कहने का मतलब है इधर की तरफ जो जितना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, ये मान लो ये कॉन्जुगेट बेस है, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ये स्टेबल है तो इधर की तरफ भागेगी रिएक्शन। मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनाया था, ठीक है। इधर मैं आपको इधर एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज HCl वाटर के साथ Cl माइनस आयन एंड H3O प्लस आयन बना रहा है, तो ये एसिड है, और आपसे कहा गया कि Cl माइनस आयन इज कॉन्जुगेट बेस, Cl माइनस आयन
स्टेबल है। तो यदि ये जो कॉन्जुगेट बेस यदि स्टेबल है, यदि ये स्टेबल होगा तो स्टेबल है तो इसका रिएक्शन इधर की तरफ भागेगी, जितना स्टेबिलिटी उतना रहा एसिडिक कैरेक्टर, उतना ही अच्छा एसिडिक, उतना H+ आयन निकालेगा। जितना अनस्टेबल उतना रिएक्शन बैक मारेगी, इसका मतलब उतना ही ये अनस्टेबल होगा तो ये वीकर एसिड होगा। तो जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस उतना उसका कॉन्जुगेट पेयर स्ट्रॉन्गर एसिड, या जितना कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्गर, इसका यदि ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा स्टेबल। फिर से बता रहा हूं, कॉन्जुगेट जिससे भी कॉन्जुगेट पेयर बन रहा है, जिससे भी कॉन्जुगेट पेयर बन रहा है, ये Cl- आयन इससे बना, यदि ये स्टेबल तो रिएक्शन इधर की तरफ भागेगी, इसका H+ आयन इजीली डोनेट करेगा, इजीली निकाल देगा, तभी तो इधर की तरफ आएगा। तो जो इजीली H+ आयन वो अच्छा एसिड, ठीक है। तो मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, मोर स्ट्रॉन्गर द एसिड फ्रॉम विच इट इज फॉर्म। सिमिलरली यही चीज उसके साथ भी चलती है, बेस के साथ। यदि इसका ये कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल बनेगा तो इसका जो ये बेस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा, यदि कम स्टेबल बनेगा तो वीकर बेस होगा, ठीक है। तो रिमेंबर, जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होता है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और उतना ही वीकर बेस होगा। ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा तो वीकर बेस होगा, तो यही चीज मैंने लिख रखा है। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस स्टेटमेंट। राइट द कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस ऑफ द फॉलोइंग। मान लो आपको इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखना है, तो कॉन्जुगेट एसिड का मतलब क्या है कि ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। किसी का कॉन्जुगेट एसिड लिखना है तो इसका मतलब ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। बेस क्या होते हैं, जो H+ आयन लेंगे, तो ये H+ आयन लेगा तो H2S बन जाएगा। और यदि इसी का कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो मतलब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा तो H+ आयन निकाल देगा, H2- आयन आ जाएगा, ऑलरेडी माइनस है, एक और माइनस कर दे जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस H2- का कॉन्जुगेट एसिड लिखना है, तो कॉन्जुगेट एसिड लिखना है तो इसका मतलब ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ये H+ आयन लेगा, HS- आयन, एक माइनस कम हो जाएगा। और यदि ये इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह, तो H+ आयन निकलेगा, लेकिन इसका H+ आयन है नहीं, H+ आयन तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा नहीं। तो रिमेंबर, किसी भी एसिड का हमेशा कॉन्जुगेट बेस होता है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट करके। एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और वो कैसे बनता है, बाय द रिमूवल ऑफ H+ आयन। किसी भी बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है और वो कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ गेनिंग ऑफ H+ आयन। H+ आयन लेगा तो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, H+ आयन देगा तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा। एसिड H+ आयन देगा, बेस H+ आयन देगा, दैट्स इट। दिस इज व्हाट द ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कॉन्जुगेट पेयर बनाने, तो आपको ये एरो ध्यान रखना है। लुईस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द लुईस कॉन्सेप्ट, acid and bases are explained on the basis of electrons. Electron deficient compound are Lewis acid and electron rich compound are Lewis base. जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे इट मींस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले होंगे, उनको इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत होगी। जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले होंगे। लुईस एसिड, यदि हम आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद है, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं सारे सारे, बस यहाँ पे लुईस एसिड वर्ड यूज करते हैं। उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो सेंट्रल एटम का, या उनका डी ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल खाली होंगे, वेकेंट होंगे, या उनके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है। लेकिन मेटल आयंस, Na+ आयंस, Mg2+ आयन, ये नेवर कंसिडर्ड एज अ लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि इनका पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया है क्योंकि वो अपने आप को ऑक्टेट को स्टेबल करना चाहते थे, तो दे आर नेवर कंसिडर्ड लुईस एसिड। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, उनका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है सेंट्रल एटम के, या फिर उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, तो वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो हर ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर नॉट कंसिडर्ड लुईस एसिड। ये मैंने इलेक्ट्रोफाइल में बता रखा, वहीं से दोबारा से आप इसको दोबारा से चेक कर सकते हो। लुईस बेसिस,
इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, जिनके लोन पेयर हो, जैसे वाटर के पास है, ठीक है, ये नाइट्रोजन के पास है, हेलोजेंस के पास है, ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास है, एक्सेट्रा। तो लोन पेयर जो डोनर ग्रुप होते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं, वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। तो फॉर टुडे दिस वीडियो इज ओनली फॉर, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आपको आगे की पीएच स्केल, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, प्रोटोलिसिस, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको देता हूँ। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें। You will definitely understand the topic which I want to make you understand, because these are all basic concepts. If you cannot revise all these things, you cannot understand the ionic equilibrium. You cannot easily attempt the even questions of the ionic equilibrium. दिखने में इजी लगते हैं लेकिन अटेम्प्ट नहीं होते यदि लैंग्वेज इजीली आपको नहीं आती। थैंक यू वेरी मच।